प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू शो। जी हाँ, जैसे ही फ्राइडे को 9 बजते हैं ठीक आपकी घड़ी में हम आपके साथ होते हैं कम्युनिटी कलर का एक और एपिसोड लेके हर वीक। और ये एक अकेला प्लेटफॉर्म रेडियो उड़ान पे जो आपको देता है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारा नॉलेज और क्या हो रहा है आपके पास आसपास में वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इस शो के थ्रू बता रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा शो 1 घंटे का जो सिर्फ आपको देता है इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि इस शो में आपको कोई गाने सुनने को नहीं मिलते, लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं वो ऐसी होती हैं जो आपकी वीकली डोज कंप्लीट कर देती है। अगर पूरे वीक में आप इस शो को एक बार सुन लें, चाहे वो फ्राइडे को 9 से 10 सुने या इसका रीब्रॉडकास्ट सैटरडे को 4 से 5 सुने, तो आपको लगेगा कि पूरे वीक में क्या क्या था उसमें आपने कुछ मिस नहीं किया, सब कुछ सुन लिया जो कुछ डिसेबिलिटी के एरिया में या कह सकते हैं कि क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा हो या हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए कुछ मायने रखती है, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है, आपके लिए प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है आपके सामने, ताकि आपको उनकी जानकारियां मिलती रहें। इस शो में होते हैं कई सारे सेगमेंट। एक सेगमेंट हमारा जिसमें होते हैं वीकली न्यूज़। वीकली न्यूज़ में हम आपको बताते हैं देश दुनिया की खबरें, क्या क्या हुआ और क्या होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे सेगमेंट में होता है ट्रेनिंग अलर्ट्स। जी हाँ, ट्रेनिंग अलर्ट्स में हम आपको बताते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आपको स्किलफुल बना सकते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे पास होते हैं कुछ प्रोडक्ट अलर्ट भी होते हैं। जी हाँ, प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऐसे असिस्टिव डिवाइस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से आपके लिए प्रोडक्ट बने हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी को हेल्प आउट करते हो, वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस शो का एक और स्पेशल सेगमेंट, वेरी स्पेशल सेगमेंट जो होता है हमारा जॉब अलर्ट का। जी हाँ, हम आपको देते हैं जॉब अलर्ट्स, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप उनको सुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनके डिटेल्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या जॉब के रिक्वायरमेंट हैं, जॉब के प्लेसमेंट कहाँ पर हो सकती है या किस एरिया में जॉब है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं सिर्फ इस अकेले शो में जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। और हमारा सीजन 2 चल रहा है, यानी कि इस शो को लोगों ने इतना पसंद किया कि हम इस शो को लगातार चला रहे हैं और ये शो लगातार पिछले 2 साल से चल रहा है। जी हाँ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन रेडियो उड़ान के इस शो के बारे में। और बहुत से लिसनर्स हमारे ऐसे हैं जो अपने पास बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ रखते हैं और लिसनर के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या जानकारी है जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9 से 10 फ्राइडे को शो के दौरान कभी भी, क्योंकि ये लाइव शो होता है इसलिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए या हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पे हमें कॉल करना होता है। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस आईडी पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो हमें डायरेक्ट कॉल करके अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे स्काइप आईडी को अभी तक ऐड नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करें, हमें रिक्वेस्ट सेंड करें RADIOUDAAN और मैं आपकी रिक्वेस्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट करूंगा और आपके साथ
जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लिसनर तक हम शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं या सिंपली एक छोटी सी मिस कॉल दे सकते हैं शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। कम्युनिटी कलर्स का जो एक मोबाइल नंबर है 9015173846, जी हाँ यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है इस शो के लिए। वहाँ पे भी आप वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो हमारे उड़ान लाइव शो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी अपने मैसेजेस हमें ड्रॉप करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें, वहां पे भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं अगर हम वहाँ पे आप कुछ पोस्ट करते हैं तो। इसके साथ साथ एक और बेहतरीन ऑप्शन, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं और जो आपके दिल में आए वो हमसे कहें। शो के बारे में बताना चाहते हैं बिल्कुल बताएं। कोई शिकायत अगर मुझसे हो तो बिल्कुल शिकायत भी कर सकते हैं। कोई सजेशन हो शो को कैसे बेहतर बनाना है, शो में क्या अपडेट करना चाहते हैं, किस तरह की चीजें आपको, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो शायद हम आपको ना दे पा रहे हो, वो भी आप इस शो में हमको बता सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स पूरे 1 घंटे के लिए क्या होने वाला है शो के दौरान वो आपको जानकारी मिल गई है। सभी नए या पुराने लिस्टर जितने सबको पता चल गया है कि शो में क्या होने वाला है। बट टाइम हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का। पहला सेगमेंट हमारा जो आपको देता है देश दुनिया की खबरें, जी हाँ वीकली न्यूज़। और वीकली न्यूज़ हमारी आरजे निशा पढ़ती हैं जो आपके लिए रिकॉर्ड करके लाती हैं वीकली न्यूज़। डेली बहुत मेहनत करती हैं और डेली उनके लिए न्यूज़ इकट्ठा करना, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करना। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अगला बारी जो आ रही है वो है हमारे पहले सेगमेंट की। पहला सेगमेंट हमारा आपके लिए है न्यूज़ अलर्ट। तो वीकली न्यूज़ को सुने, मैं आऊँगा उसके बाद और आप तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान। और ये रहा आज का पहला सेगमेंट। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं इस शो में आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरें लेकर आती हूँ। इससे पहले कि हम आज की खबरों की शुरुआत करें, मैं आपको रेडियो उड़ान की सबसे बड़ी खबर बता देती हूँ। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल शुरू होने वाला है 10 जून को। 10 जून यानी सैटरडे को रात को 9 बजे आपको रेडियो उड़ान जरूर चलाना है ताकि आप उड़ान आइडल के ऑडिशन सुन सकें। अगर आपने उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट किया है तब तो आप ये ऑडिशन सुनेंगे ही, पर अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं भी किया तो भी आप ये ऑडिशन जरूर सुनिए। आपको इस शो में बहुत मजा आएगा। अलग अलग तरह की आवाजें सुनने को मिलेंगी, कुछ बहुत सुरीली होंगी तो कुछ बेसुरी भी हो सकती हैं। जजेस के इंटरेस्टिंग कमेंट सुनने को मिलेंगे। ये इवेंट इंटरनेट रेडियो की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। इनफैक्ट पहला ही ऐसा इवेंट है जो कोई इंटरनेट रेडियो ऑर्गेनाइज करने वाला है। इस इवेंट के लिए 150 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी हैं और ये बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है। तो आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनिए और रेडियो उड़ान पर इस शो को जरूर सुनिए। जी हाँ, 10 जून रात 9 बजे। उसके बाद हर सैटरडे आप रात 9 बजे उड़ान आइडल के ऑडिशन सुन सकते हैं। आइए आपको मिलाते हैं 26 साल के नेद्रवन से, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं। जब इन्हें एम्प्लॉयर्स ने जॉब देने से मना कर दिया तो ये डिसहार्टन नहीं हुए, बल्कि इन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक अपॉर्चुनिटी अपने सपनों को पूरा करने की। जी हाँ, नेद्रवन बचपन से ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते थे। अगर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बन सके तो क्या ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक ही बन गए। 26 साल के नेद्रवन बचपन से ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार हैं। नेद्रवन के फादर को ये बीमारी थी और ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके बाद शायद 3rd जनरेशन को ये डिजीज हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही नेद्रवन के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। क्योंकि उसके पेरेंट्स इस बात से वाकिफ थे तो उन्होंने जल्दी ही मेडिकल केयर शुरू कर दी। नेद्रवन शुरू में चल फिर लेते थे, बट थोड़ी प्रॉब्लम से
मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो डिजीज है जिसमें धीरे धीरे आपकी सारी मसल्स वीक हो जाती हैं और आप धीरे धीरे व्हील चेयर पर आ जाते हो। नेत्रवन की बीमारी हर साल बढ़ रही थी और उसके हिसाब से 30 साल की उम्र तक वो व्हील चेयर पर आ जाने वाला था, पर फेट ने उसका साथ नहीं दिया और जब वो MBA कर रहा था तो वो गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो उसके बाद व्हील चेयर पर आ गया। नेत्रवन साइंस लेना चाहता था, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता था, बट उसकी डिसेबिलिटी के कारण उसकी टीचर ने कहा कि उसे कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो साइंस लेगा तो लैब्स में जाना, वहाँ पर जाके काम करना उसके लिए मुश्किल होगा। नेत्रवन ने अपनी टीचर की बात मानी और कॉमर्स स्ट्रीम में परस्यू किया। उसके बाद उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी से MBA किया। MBA करने के बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, बट उनकी डिसेबिलिटी के कारण उन्हें जॉब नहीं मिली और नेत्रवन ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। वो उन सभी एम्प्लॉयज का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने उन्हें जॉब नहीं दी, क्योंकि नेत्रवन उसी के कारण एनकरेज हो सके अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। जब नेत्रवन को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी तो उनके फादर ने एक कॉम्पैक्ट स्कूटर नेत्रवन के लिए डिजाइन किया था। नेत्रवन ने सोचा कि इसी स्कूटर को रोड पर लाना होगा, सभी डिसेबल लोगों के लिए यूजफुल बनाना होगा। क्योंकि नेत्रवन और उनके फादर ने अपना स्कूटर खुद डिजाइन किया था, वो चाहते थे कि इसे वो एक बिजनेस के रूप में ले, वो बाकी डिसेबल्स के लिए भी स्कूटर्स डिजाइन कर पाए। उनकी फैमिली ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने 2 साल तक रिसर्च किया, इस फील्ड में पूरी नॉलेज गेन की। फाइनली नेत्रवन ने फरवरी 2016 में अपनी एक कंपनी खोल ली जिसका नाम है नेपेनाय। उन्हें स्टार्टिंग के फंड स्टेट गवर्नमेंट से मिले अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और उन्होंने 11 लाख अपनी फैमिली और फ्रेंड से इकट्ठा करके इस कंपनी की शुरुआत की। वो अपनी इस कंपनी में सिर्फ ई स्कूटर्स ही डिजाइन करते हैं, वो सिर्फ ई स्कूटर्स बनाते हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। अगर हम इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स नहीं उठाएंगे तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, उनकी कंपनी बना रही है स्कॉट्रा CML, जो कि एक ई स्कूटर्स है, डिसेबल्स के लिए डिजाइन किया गया है। नेत्रवन का सपना है कि वो एक ई कार भी डिजाइन करे जो हर तरह के डिसेबल लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, हर तरह की डिसेबिलिटी वाले लोग इस कार को यूज कर पाएं। ये उनका एक टोकन होगा डिसेबिलिटी सेक्टर की तरफ। अगर स्कॉट्रा CML की प्राइस की बात करें तो इसके बेसिक मॉडल का प्राइस 25,000 है, और अगर आप डिफरेंट मॉडरेशंस करवाते हैं तो ये 69,500 तक पहुंच जाता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, और अगर पर्सनल मोबिलिटी मार्केट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। नेत्रवन दुनिया को ये दिखा देना चाहते हैं कि लिमिटेशंस आपके दिमाग में होती है, बॉडी में नहीं। जहाँ पर डिसेबल्स को एनकरेज किया जाता है कि वो जॉब करें, नेत्रवन ने अपने पैशन को फॉलो किया और उन्हें सक्सेस भी मिली। नेत्रवन डिसेबिलिटी सेक्टर के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप ये ठान लीजिए कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। मोदी गवर्नमेंट ने डिसेबल्स को एक नया नाम दिया, दिव्यांग, यानी कि दिव्य अंग वाले लोग। पर क्या एक नया नाम देना काफी है? नहीं। मोदी गवर्नमेंट डिसेबल्स की तरफ काफी सॉफ्ट भी दिखाई दी, छोटे छोटे चेंजेस भी किए, RPT बिल भी पास हो गया। पर जब एक्चुअल वर्किंग की बात आई तो माजरा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, रिसेंटली ही GST काउंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया जा रहा है कि वो एड्स एंड अप्लायंसेस जो कि डिसेबल यूज करते थे, जिस पर पहले कोई टैक्स या कोई ड्यूटी नहीं थी, उस पर अब GST टैक्स इम्पोज किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जल्दी ही आने वाला GST टैक्स अब से उन एड्स और अप्लायंसेस पर भी लेवी होगा जो कि डिसेबल्स यूज करते हैं। जिन एड्स एंड अप्लायंसेस पर पहले कोई टैक्स नहीं था, अब उन पर GST टैक्स इम्पोज करने की बात की जा रही है। वो मोदी गवर्नमेंट जो कि डिसेबल्स के लिए बहुत सॉफ्ट कही जा रही है, वो मोदी गवर्नमेंट जो डिसेबल्स की भलाई के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। तो ये स्टेप मोदी गवर्नमेंट आखिर क्या सोचकर उठाने वाली है?
जी हाँ, अभी रिसेंटली ही जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें डिसेबल्स के द्वारा यूज किए जाने वाले एड्स एंड अप्लायंसेस पर 5% से 18% तक जीएसटी टैक्स लगाने की बात की गई है, जहां क्रचेस, व्हील चेयर्स, ट्राइसाइकिल्स, ब्रेलर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, असिस्टिव डिवाइसेस, रिहेबिलिटेशन एड्स और उन कैरेजेस पर जो कि डिसेबल्स के लिए यूज किए जाते हैं, इन सब पर 5% का जीएसटी टैक्स लगाने की बात की गई है। वहीं ब्रेल पेपर, ब्रेल वॉचेस और हियरिंग एड्स पर 12% जीएसटी टैक्स, और अगर आप ब्रेल टाइपराइटर खरीदना चाहते हैं या फिर आप फिजिकली डिसेबल हैं और कार खरीदना चाहते हैं तो आपको 18% तक का जीएसटी टैक्स देना होगा। ये सारी चीजें जो कि लार्ज नंबर ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं, इन पर पहले कोई भी टैक्स नहीं था। इस टैक्स के बाद इन सभी एड्स एंड अप्लायंसेस की कीमत और भी बढ़ जाएगी। जहां पहले ही इंडिया में डिसेबल पॉपुलेशन बहुत ही वीकर सेक्शन को बिलोंग करती है, जहां पहले ही इंडिया में बहुत सारे डिसेबल्स के लिए ये एड्स एंड अप्लायंसेस लेना बहुत मुश्किल होता है, वहीं अगर इनका प्राइस इतना बढ़ जाएगा तो क्या इसका एक डिसेबल की लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा? उसके एजुकेशन में, उसके एम्प्लॉयमेंट में, उसकी एक्सेसिबिलिटी में क्या इससे एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे? इस तरह तो डिसेबल्स को जो लिमिटेड एंटाइटलमेंट्स मिल रहे थे या अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, उससे भी उसे डिप्राइव होना पड़ सकता है। आरपीडी बिल 2016 जो कि पास हो चुका है, इस आरपीडी बिल में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जैसे टर्म्स यूज किए गए हैं। उसके बावजूद भी इस नोटिफिकेशन में हैंडीकैप जैसे डिरोगेटरी टर्म्स को यूज किया गया है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी NPRPD ने इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इसको फाइनलाइज करने से पहले ही वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि बाकी डिसेबल कम्युनिटी की जो एनजीओज हैं या बाकी एसोसिएशंस हैं जो डिसेबिलिटी फील्ड में काम कर रही हैं, उन सबको मिलकर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे तो शायद गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस लेने पर मजबूर हो जाए। तो इसलिए एकजुट होकर सभी डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट को, सभी एसोसिएशंस को, सभी एनजीओज को मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। आरपीडी बिल 2016 के हिसाब से भी ये बिल्कुल गलत है। डिसेबल्स के लिए जिंदगी आसान बनाने की बात हो रही थी, उस पर ये किस तरह का स्टेप है, ये समझ नहीं आता। रेडियो उड़ान की टीम गवर्नमेंट के इस नेगेटिव स्टेप का कड़ा विरोध करती है। डिसेबल्स को हमेशा से एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरह देखा जाता है, एक अलग कम्युनिटी की तरह देखा जाता है। कुछ लोग उन पर तरस खाते हैं तो कुछ उन पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास इसलिए नहीं कि वो विश्वसनीय होंगे, ये विश्वास इसलिए क्योंकि शायद उन्हें कमजोर समझा जाता है। लगता है कि ये लोग इतने कमजोर हैं कि किसी को क्या हार्म देंगे। इस बात का बहुत लोग फायदा भी उठा लेते हैं, जैसे कि ये महाशय जो 63 साल की उम्र में भी गोल्ड स्मगल करने के लिए व्हील चेयर का सहारा ले रहे थे। जी हाँ, सैटरडे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिशियल्स ने एक आदमी को पकड़ा जो कि 63 साल का था और गोल्ड स्मगल करने के लिए उसने व्हील चेयर का सहारा लिया था। कस्टम ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग गोल्ड स्मगल कर रहे हैं और दुबई से आने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट जिसमें ये 2 लोग थे, एक व्हील चेयर पर और दूसरा व्हील चेयर चला रहा था। इन दोनों के ऊपर कोई सस्पिशन नहीं था क्योंकि ये एक हैंडीकैप्ड इंसान है तो ये गोल्ड क्या स्मगल करेगा। बट एट लास्ट ग्रीन चैनल के बाद जब इस इंसान को चलने के लिए कहा गया, सो ही वॉज काइंड ऑफ वॉकिंग फाइन, दैट अरोज सस्पिशन। उसके बाद इसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि ट्राउजर के अंदर एक स्पेशली डिजाइन्ड शॉर्ट्स है जिसमें 4 गोल्ड बार्स ये इंसान कैरी कर रहा था। इस शॉर्ट्स को उसके पेट के साथ रोप से बांध दिया गया था। अब इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कहीं पर तो लोग डिसेबिलिटी की आड़ में इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं और कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी डिसेबिलिटी को हाइड कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं ताकि वो क्राइम कर सके। हमारा मानना है कि नेगेटिविटी इंसान के दिमाग में होती है, उससे उसकी डिसेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं। पर अगर एक डिसेबल क्राइम करता है, चीट करता है,
तो उससे पूरी डिसेबल कम्युनिटी को लेट डाउन होना पड़ता है। उससे पूरी डिसेबल कम्युनिटी जैसे जवाबदेह हो जाती है। जैसे कि ये मिस्टर परवेज, जिन्होंने न सिर्फ एक लड़की से जबरदस्ती शादी की बल्कि उसे रेप किया, उसे अपने घर में कैप्टिव बना के रखा। 23 साल की ये लड़की, जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जिसने बताया कि उसके पास एक फोन कॉल आया। सामने वाले ने अपना नाम परवेज बताया और लड़की से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की। पहले तो इसने दोस्ती करने से मना कर दिया, पर फिर बार बार वो लड़का इसको मैसेजेस भेजता रहा उससे दोस्ती करने के लिए। ये कहता रहा कि दोस्ती करने में कोई हार्म नहीं, जिसके बाद ये लड़की कन्विंस हो गई और उसे अपना दोस्त बना लिया। कुछ समय के बाद इन दोनों ने मिलने की बात की। तब इस लड़के ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए अपने एक दोस्त को वहाँ पर बुला लिया। इसने उस दोस्त को परवेज कहा, जबकि अपने आप को परवेज का दोस्त। लड़की ने जब उस लड़के को देखा जो कि काफी हैंडसम था, तो वो इम्प्रेस हो गई। धीरे धीरे वो लड़की शादी के लिए भी राजी हो गई। अब परवेज ने इस लड़की को दोबारा मिलने के लिए बुलाया। जब ये लड़की उस जगह पर पहुंची तो वहाँ उस लड़के की जगह परवेज खुद ही था। ये लड़की हैरान हुई और पूछा उसके बारे में, तो परवेज ने बताया कि वो अपने घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर ये लड़की परवेज के साथ उसके घर चली गई। वहाँ जाकर परवेज ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, जिस पर इस लड़की ने शादी करने से इनकार किया। उसने कहा कि वो परवेज के साथ शादी नहीं करना चाहती, जिस पर परवेज को बहुत गुस्सा आया। उसने इस लड़की की ड्रिंक में कुछ मिलाकर इसे बेहोश कर दिया और जबरदस्ती शादी के पेपर्स पर साइन करवा लिए। उसके बाद इस लड़की को रेप किया और अपने घर में बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ये लड़की वहाँ से भागी और गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में जा पहुँची। तब जाकर ये इंसिडेंट दर्ज हुआ। इस लड़के का कहना है कि उसने जबरदस्ती शादी भी नहीं की और रेप भी नहीं किया, पर अब इस लड़के के खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है। एक्चुअल में डिसेबल्स के साथ नॉन डिसेबल्स शादी नहीं करना चाहते, जिस पर ये लड़का बौखला गया था। वो जबरदस्ती किसी के साथ शादी करना चाहता था। क्या शादी जैसा पाक रिश्ता भी जबरदस्ती निभाया जा सकता है? क्या आप जबरदस्ती किसी को अपने साथ उम्र भर रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इस तरह की बातें हम सबको समझनी चाहिए। डिसेबल या नॉन डिसेबल, जबरदस्ती शादी का, प्यार का रिश्ता कभी नहीं निभाया जा सकता। अगर सामने वाला आपको सच में प्यार करता है तो उसके लिए आपकी डिसेबिलिटी मैटर नहीं करेगी, पर अगर उसके लिए आपकी डिसेबिलिटी मैटर कर रही है तो वो आपको प्यार नहीं करता। आपको उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती इस तरह का सलूक करना ये बिल्कुल भी सही नहीं। रेडियो उड़ान की पूरी टीम इस एक्शन को कंडेम करती है और चाहती है कि परवेज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी न्यूज़पेपर पढ़ सकता है या फिर रोड पर लगे हुए साइंस पढ़ सकता है? जी हाँ, जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप टेलमेट के डायरेक्टर मिस्टर गुंजन गुप्ता का कहना है कि ये पॉसिबल है। जी हाँ, जयपुर बेस्ड ये स्टार्टअप है टेलमेट, जिसमें 12 लोगों की एक टीम काम कर रही है। इसके डायरेक्टर मिस्टर गुंजन गुप्ता ने बताया कि ये एक वियरेबल डिवाइस है। एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को ग्लासेस की तरह ये डिवाइस पहन लेनी है और जहाँ भी कुछ पढ़ना है तो वहाँ पर इस डिवाइस पर लगा एक बटन प्रेस करना है। जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो उस डिवाइस के सामने जो भी चीज होगी उसकी एक पिक्चर ये ले लेगा। उसके बाद 2 सेकंड की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद वहाँ जो भी लिखा है वो आपके लिए रीड आउट हो जाएगा। इस तरह आप सामने लिखा हुआ कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये वेरिएबल डिवाइस 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगी। जुलाई तक ये वेरिएबल डिवाइस आ जाएगी। तब तक एंड्रॉइड में एक ऐप है जो कि इसी तरह सेम पैटर्न पे काम करती है। आपके फोन में ये ऐप डाल सकते हैं आप। उसके बाद कहीं भी आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना है तो उसकी एक पिक्चर लीजिए। उसके बाद अपने फोन में वो टेक्स्ट को आप रीड कर सकते हैं। ट्यूसडे को जयपुर में हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसिबिलिटी समिट, जहां पर ये वेरिएबल डिवाइस तो थी ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्स और डिवाइसेस थी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग यूज कर सकते हैं।
चलिए आइए आपको उन डिवाइसेस के बारे में भी बता देते हैं। इनोवेशन टेक, जो कि एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने एक मिनी टाइपराइटर जैसी डिवाइस इन्वेंट की है। ये डिवाइस जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए पर्सनल कंप्यूटर का काम करेगी। इस डिवाइस का नाम है क्रिसेंट ब्रेलबी। जी हाँ, इनोवेशन टेक की ये डिवाइस सिर्फ 20,000 रूपए की है। इसकी कीमत बहुत कम है और ये डिवाइस लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। आप इस डिवाइस में पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इस डिवाइस के साथ एक ब्रेल टाइपराइटर भी है, जिससे कि आप ब्रेल में लिख सकते हैं और वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरह का ब्रेल टैबलेट है स्टैंड अलोन मोड में। इससे आप किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्रेल को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नारायणन रामकृष्णन ने यहाँ पर डिस्प्ले किया था FJ टाइपर, जो कि एक टच टाइपिंग ट्यूटर है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। इसमें ऑडियो फीडबैक का फीचर है। आप इस कीपैड पर कोई भी बटन दबाएंगे तो ऑडियो फीडबैक के जरिए आप सुन सकते हैं। इस कीबोर्ड की मदद से आप कीबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी कीज से फेमिलियर हो सकते हैं। A unique exhibition has been held in Chennai, which has been inspiring lot of Chennaiites. Yes, in this exhibition, paintings of artists with disabilities has been displayed. जी हाँ, चेन्नई में एक एग्जीबिशन हुई जो कि बाकी एग्जीबिशन से डिफरेंट थी, क्योंकि इस एग्जीबिशन में जो आर्टिस्ट थे वो डिसेबल्स थे। चेन्नई के बहुत सारे डिसेबल लोगों ने इस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले की। इस एग्जीबिशन ने बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को भी अट्रैक्ट किया। वो लोग भी ये एग्जीबिशन देखने आए और उन्होंने कहा कि ये सारा काम बहुत ही इंस्पायरिंग है। जो लोग इन आर्टिस्ट के साथ क्लोजली काम करते हैं, उनका कहना है कि हमें जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से आर्ट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। मैथ, साइंस, हिस्ट्री ये ही एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं है, उसे आर्टिस्टिक होना भी जरूरी है। अगर किसी के अंदर आर्टिस्टिक कैलिबर है तो उसे बाहर लाना भी बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट मेक इन इंडिया बट इनोवेट इन इंडिया। हमें इंडिया का फ्यूचर अगर ब्राइट बनाना है तो यहाँ पर नए नए इनोवेशंस करते रहने होंगे। इसी तरह की बहुत सारी इनोवेशंस इस एग्जीबिशन में भी हुई थी। सुवेदा गणेश, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो पेंटिंग करती हैं और उनकी पेंटिंग्स इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुई थी। ये 100 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुकी हैं। 39 इयर्स के नरसिम्हलू, जिनको सेरिब्रल पॉलिसी है, ये अपने पैर से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। रुद्र कुमार, जो कि ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं, ये एक दिन में 1 स्क्वायर इंच ही पेंट कर पाते हैं। एक पेंटिंग को पूरा करने के लिए इन्हें 4 से 6 वीक्स लग जाते हैं। इसी तरह के चेन्नई के बहुत सारे डिसेबल आर्टिस्ट ने इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया और इस एग्जीबिशन को बहुत सारे एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने आकर देखा भी और अप्रिशिएट भी किया। चलिए अब बात करते हैं उन इवेंट्स की जो आप अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले वॉइस विजन आपके लिए लेकर आ रहा है एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ, वॉइस विजन इन कोलैबोरेशन विद तक्षशील फाउंडेशन आपके लिए लेकर आ रहा है 10 महीने का ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है वॉइस विजन। वॉइस विजन इन कोलैबोरेशन विद तक्षशील फाउंडेशन एक वीकेंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर आ रहा है। ये कोर्स जून से लेकर अप्रैल तक होगा, यानी कि 10 महीने। एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम 3 PM to 4:30 PM यहाँ पर स्किल्ड ट्रेनर्स होंगे जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। वेन्यू है तक्षशील फाउंडेशन, पुष्पांजलि हॉल, गार्डन 2, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इस कोर्स के लिए एनरोल कराना है तो आपको या तो कॉल करना होगा या SMS भेजना होगा 9820566010 या फिर 02240400000 पर।
15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इवेंट की, जिसे अटेंड कर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढ सकते हैं या फिर अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जान सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। जी हाँ, फ्यूजन, जो कि एक फेस टू फेस सोशल नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो प्रमोट करता है इंक्लूजन एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पर्सन्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी। एंड नाउ फ्यूजन इज बैक विद येट अनदर मीट। जी हाँ, फ्यूजन समय समय पर इस तरह की मीट्स ऑर्गेनाइज करता रहा है ताकि वो इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पर्सन्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज को प्रमोट कर सके। फ्यूजन एक फेस टू फेस सोशल नेटवर्क है। यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है अपना सोलमेट ढूंढने का, या फिर अपना बेस्ट फ्रेंड, या अपनी ड्रीम जॉब ढूंढने का, ये जानने का कि आपके अंदर कौन से हिडन स्किल्स हैं। आप इस मीट को जरूर अटेंड कीजिए और यहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है। इस बार की इस मीट का मेन थीम है पब्लिक स्पीकिंग। आपको अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पर 1 मिनट की स्पीच तैयार कर आना है और यहाँ आपको अपनी स्पीच के लिए फीडबैक्स भी मिलेंगे। साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास पब्लिक स्पीकर बनने के लिए टिप्स भी मिलेंगे। ये इवेंट होने वाला है 4 जून 2017 को। टाइम है 2 PM to 6 PM और वेन्यू है भाई सदन ऑन भाई वीर सिंह मार्ग नियर गोल मार्केट, सेंट्रल दिल्ली। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रामकृष्णा आश्रम। आप राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर भी उतर सकते हैं, बट ये थोड़ा दूर पड़ेगा। ये वेन्यू हर किसी के लिए कम्प्लीटली एक्सेसिबल होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग इन टू www.silver-linings.org और यू कैन मेल टू preeti.monga@silverlinings.org या फिर preeti.monga@gmail.com पर। उम्मीद करती हूँ डिसेबिलिटी से जुड़ी ये सारी खबरें जो मैं आज आपके लिए लेकर आई आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो चलिए अब चलते हैं आरजे नरेश के पास और जानते हैं उनसे आज की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तब तक मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते डिसेबिलिटी सेक्टर की और ढेर सारी खबरें लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हो जाऊंगी। बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और ये सीजन 2 है हमारा और इस सीजन 2 में आपको मिल रहे हैं बिल्कुल वीकली न्यूज़ आरजे निशा पेश करती हैं हर वीक आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां आपके लिए लेकर आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, आपने आज भी हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और खबरें बताई और इवेंट्स बताएं, तो उसके लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ बारी आ गई है आज के जॉब अलर्ट्स की। जी हाँ, एक जो वीकली न्यूज़ के बाद हमारा सेगमेंट होता है वो है जॉब अलर्ट्स। तो जॉब्स अलर्ट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले आज कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, वो देखना ज़रूर होगा। और मैं लिसनर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जिसको आपको जानना और सुनना बहुत ही प्रेरणादायक या मोटिवेशनल हो सकता है। तो चलिए एक छोटा सा इंटरव्यू जो बातचीत मैंने आप लिसनर्स के लिए की वो मैं आपके लिए लाया हूँ और इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाया है। आज पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इनको जान रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। रेडियो उड़ान की टीम ने भी इनको मुबारकबाद दी है, हमने भी इनको विश किया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन्होंने क्या किया, तो मेहनत रंग लाई है और क्या किया है। तो चलिए
इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और बताएंगे आपको इनके मुंह से ही, मतलब ये खुद बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या कामयाबी हासिल की है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2 में। लिसनर्स को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज आलम है और मेरा जन्म 1 फरवरी 1998 में लिलजा विलेज लिलजा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और मेरे पापा का नाम मोहम्मद रेजा हुसैन है और मम्मी का नाम नेहरून्निसा है और मैं 5 भाई 1 बहन हूँ जिसमें मैं चौथे नंबर पे हूँ। मेरे पापा घर पे खेती बाड़ी करते हैं और किसान हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं वो। तो शहनवाज, कहाँ से, जो डिस्ट्रिक्ट आपने बताया, कहाँ किस स्टेट में पड़ता है ये बिहार में पड़ता है जी। तो पहली हमारी पूरी टीम की तरफ से और सभी लिसनर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतनी अच्छी सफलता पाई और थैंक यू सर, इतने अच्छे मार्क्स लिए। और जहाँ तक हमें जो सूचना है हमारे पास, अभी तक NIVH के जब से स्कूल खुला है तब से या स्टार्ट हुआ तब से अभी तक ये परसेंटेज जो सबसे हाईएस्ट रही है। यस सर। तो शहनवाज, कैसा लग रहा है इतना एक ऐसा आप ऐसे स्टूडेंट हो गए हैं जो पहली बार इतने परसेंटेज लाया है? पिछले लगभग 1959 के बाद से अभी तक इतने परसेंटेज, मतलब अगर आप बोलें तो बहुत लंबा टाइम होता है उसमें इतने सारे परसेंटेज लाना। और फिर अब लोगों का जो रिस्पांस है कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हर तरफ से बधाइयां मिल रही है और बस मैं यही कहूंगा कि मम्मी पापा का आशीर्वाद और टीचरों की मेहनत है, मैं इन्हीं को अपना श्रेय देना चाहूंगा और दोस्तों को और भाइयों को। तो कैसे तैयारी की, कुछ बताएं लिसनर्स को कि जो इतने परसेंटेज आपने लिए उसके लिए तैयारी कैसे की? बहुत ज्यादा पढ़ा या स्मार्ट स्टडीज की, क्या किया? सर एक्चुअली में मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री और नंबर 2 पे पॉलिटिकल में है, तो इसमें मैं शुरू से ही अब मेहनत करता था और बाकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल में मेरा इंटरेस्ट है, तो इसमें मैं शुरू से ही काफी मेहनत करता था। जो मेरे शिक्षक पढ़ाते थे उसे ध्यान से सुनता था, हॉस्टल में आके रिवीजन करता था उसका और फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी भी पढ़ता था, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल को मैं काफी पढ़ता था क्योंकि एक इंटरेस्ट और मैं इसको बाहर से भी पढ़ता था, बाहरी नॉलेज भी अपना रखता था। तो इस वजह से मेरी तैयारी इसमें बहुत अच्छी हो गई थी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हिस्ट्री में मैं 100 नंबर अचीव किया जी। तो इनके हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 है, बहुत अच्छी बात है आलम। और बाकी पॉलिटिकल में क्या रहा आपका? पॉलिटिकल में 95 था जी, पॉलिटिकल में 95। तो शहनवाज की कुछ खास तैयारी आपने बोर्ड के लिए की? कभी प्रेशर फील नहीं हुआ कि 12th का बोर्ड है उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा कुछ प्रेशर कभी फील होता हो आपको? जी, ये तो प्रेशर शुरू से ही सभी स्टूडेंट को होता है कि 12th का रिजल्ट हर चीज के लिए मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो सबको प्रेशर रहता है ऊपर से। तो मुझे भी था उसी तरह, लेकिन शुरू के 1-2 महीने थोड़ा मैं किसी कारण बस ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन अगस्त से मैं फिर सोचा कि लाइफ की बात है तो फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की और जब भी समय मिलता था पढ़ाई करता था। और जब PL जब मिल जाता है 15 दिन के लिए PL मिला था एग्जाम से पहले हम लोग को, तो उसमें मैं लगभग 8-9 घंटे रोज पढ़ाई करता था। तो डेली 8-9 घंटे पढ़ते थे एग्जाम से पहले। शहनवाज, ये बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस पूरे दौर में? अगर आप देखें कि किस तरह की बीइंग अ विजुअली चैलेंज की किस तरह की प्रॉब्लम्स आई आपको, फिर भी आपने किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और कई बार बहुत मेजर इश्यू बन जाते हैं वो। एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे मुझे उतना फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हर चीज ब्रेल और ऑडियो में अवेलेबल थी, तो वहाँ पे मुझे उतना फेस नहीं करना पड़ा। फिर भी जो सैंपल पेपर होता है ये ब्रेल में नहीं हो पाता, तो जो एग्जाम के लास्ट दिन में थोड़ा बहुत पढ़ते तो उसमें फेस करना पड़ा था, तो वो हमें NIVH रीडर प्रोवाइड करवाते, तो उसके थ्रू हम पढ़ लिए थे वो उसे। कभी कभी जो कुछ बच्चे जहाँ पे ये चीज अवेलेबल नहीं होता तो उनको ज्यादा परेशानियां होती होगी। इसके अलावा एक जो विजुअली चैलेंज होते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्क्राइब को लेके, तो स्क्राइब का इश्यू कैसा था आपके साथ? स्कूल ने प्रोवाइड किया, आपको खुद अरेंज करना पड़ा? सर हमें तो सब कुछ स्कूल ने प्रोवाइड किया है। ओके, स्कूल ही आपको प्रोवाइड करता है वहाँ पे?
यस सर। स्कूल क्लासेस के अलावा किस तरह की सपोर्ट देता है अपने स्टूडेंट्स को कि वो अच्छी तैयारी कर पाएं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएं? स्कूल क्लास में पढ़ाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं हमारी, मतलब जब सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं कभी कभी, जिसमें लगता है कि बच्चा कमजोर है तो उसमें एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। और फिर रीडर प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब हॉस्टल में वो हमें पढ़ाने आते हैं, जो प्रिंट की बुक्स होते हैं तो फिर वो रीड कर देते हैं हमारे लिए, तो रीडर प्रोवाइड करवाते हैं वो। तो शहनवाज, अब क्या प्लान है आगे का, क्या करना चाहते हैं आगे? आगे मैं हिस्ट्री ऑनर्स ड्यू से करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी करके सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, फिर सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। और लिसनर्स को बताएं शहनवाज को पढ़ाई के अलावा और किस किस चीज में इंटरेस्ट है? और फिर फ्री टाइम में दोस्तों से बातें कर, म्यूजिक सुन लेता हूँ, गाना, और कभी कभी क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा अच्छा नहीं कर सका, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ मेरा वो स्कोर नहीं है जो मैं कुछ खास कर पाया हूँ, लेकिन इंटरेस्ट मेरा उसमें भी रहा है। इतनी ईमानदारी से सब कुछ शहनवाज बता रहे हैं, बहुत साफ मन से सब कुछ बता रहे हैं। शहनवाज, बताएं उन बच्चों को जो आने वाले हैं, अब बोर्ड का बहुत प्रेशर रहता है, फैमिलीज का, स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड सर्कल का, स्कूल का बहुत प्रेशर होता है, तो जो बच्चे अब आने वाले हैं उनको क्या सलाह देंगे कि कैसे तैयारी करें अपने बोर्ड एग्जाम्स की? उनको मैं यही कहूंगा कि वो एक गोल लेके चले, और ये मतलब ये सोच ले कि जो अभी हमें सामने लक्ष्य मिला है इसे हमें तोड़ना है, क्योंकि इससे भी पहले मेरे सामने भी एक लक्ष्य था कि इससे पहले 94% था, और एक बोर्ड हमारे स्कूल में, उससे जो बच्चा टॉप करता उसका लिखा होता, तो हर समय हमें लगता था कि जब मेरे भैया इतने ले आए तो इससे आगे जरूर मैं भी ले आऊंगा, और मतलब एक मन में था कि मेरा भी आना चाहिए, तो सब बच्चों के मन में होता है कि मेरा भी आना चाहिए, तो एक टारगेट लेके हमें चलना है, और रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं और रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, इसे तोड़ना है, बस मन में ठान लेना है कि जब मेरे भैया का 95 आया तो मैं भी 96, 97, 98, 99 ला सकते हैं। ठान लेना कि हमें तोड़ना है, ये नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठान लेंगे तो सब कुछ संभव है, मैं यही चाहता हूँ। ये शहनवाज आलम हैं जो NIVH ब्लाइंड स्कूल में अभी 95% के साथ टॉपर रहे हैं, और पिछले 58 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है स्कूल में जब कोई स्टूडेंट 95% लेकर आया। शहनवाज, रेडियो उड़ान के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और अपनी सारी बातें हमको बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी थैंक यू। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए, और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.o@mitrajothi.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। तो लिसनर्स, ये थे मोहम्मद शहनवाज आलम जो बिहार से संबंध रखते हैं और NIVH में अपनी एजुकेशन ले रहे थे। वहाँ पे उन्होंने 95% स्कोर किया है, और प्रिंसिपल जो वहाँ के उन्होंने बताया कि 1959 यानी कि 1959 से लेके आज तक ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टूडेंट ने हमारे स्कूल में इतना स्कोर किया हो। तो पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब देहरादून NIVH से चलते हैं दूसरे पहाड़ी इलाके में। जी हाँ, एक और हिल स्टेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। जगह का नाम है शिमला। शिमला में NIVH के बैनर तले एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, बहुत लंबा एक संघर्ष चल रहा है वहाँ पे विजुअली चैलेंज का, जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। लगभग पिछले 200
दिनों से, यानी कि 250 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। समस्याएं लगातार यूं की यूं बनी हुई हैं। उसके लिए भी आज हमने वहाँ पे भी अपने एक सहयोगी से बात की जो हमें हर बार अपडेट देते हैं, पंकज ठाकुर, और लगातार अपडेट्स उनके यहाँ से हमको मिलती रहती हैं। तो चलिए, आज उन्होंने हमें फिर से एक और अपडेट दी। जो एक रिसेंट एक मीटिंग हुई उनकी, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री, उनसे उनकी मीटिंग हुई और क्या क्या उन्होंने बताया, चलिए वो सुनते हैं और उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास वापस। बहरहाल ये जो बातचीत है इसको सुने। मैं पंकज ठाकुर, शिमला से, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से। तो हमारा जो धरना है उसको आज 270 दिन लगभग हो गए हैं। 5 सितंबर को ये शुरू हुआ था। तो उसके बाद ये कई ऐसे आयामों से गुजरा, जैसे कि सब लोगों की खासतौर पे रेडियो उड़ान इस पूरे इवेंट को कवर कर रहा है पिछले लंबे समय से। तो जिसमें कि चक्के जाम हुए, आमरण अनशन हुआ, पुलिस के साथ हमारी हाथापाई हुई, ये सब चीजें होने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा था। तो अभी हमने फिर से इनको चेतावनी दी कि अब हम रैलियों पे रैलियां करेंगे, शहर का मार्च होगा और कॉन्टिन्यूसली रैलीज होंगी। तो उस वजह से इन्होंने हमें थोड़ा सा रोकने के लिए, और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो दौरा था लास्ट मंथ, तो उस टाइम में भी ऐसी स्थितियां बन गई थी। 2-3 बार इन्होंने जब झूठे वादे किए तो एट लास्ट इनको वादा पूरा अपना करना पड़ा और इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से हमारी परसों मीटिंग करवाई, और जिसमें कि सीएम ने हमारे जो रवैये को है बहुत पॉजिटिवली लिया, हमारे पूरे इशू को। और उससे पहले भी 2 बार, 15 फरवरी के बाद सीएम का जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव है और उन्होंने निर्देश दिए हैं ब्यूरोक्रेसी को कि इनका जो काम है वो कर दें। और ब्यूरोक्रेसी उसमें कोई ज्यादा संजीदगी दिखा नहीं रही है। मतलब सीएम के सामने हाँ करते हैं और उसके बाद वो कुछ भी मनमानी करते हैं। तो परसों की मीटिंग में भी ऐसा ही हुआ कि सीएम साहब ने तो कहा कि ये मामला इनका अब तक होना चाहिए था। आप लोगों ने 15-15 दिनों का जो है टाइम कई बार इन्हें दिया है मेरी अध्यक्षता में भी, तो अब तक क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हमने कहा कि सर इसमें जो है ये ऑल सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट चाहिए और चीफ सेक्रेटरी और आपकी अध्यक्षता में मीटिंग होनी चाहिए। ये जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कुछ चीजें रह गई थी और जो चीजें हुई भी पास वो इम्प्लीमेंट उसमें से कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कल के लिए डायरेक्शन दिया कि उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं सुभाष आलूवालिया की, वो आपको कल डेट दे देंगे। तो जब कल हमने उनको फोन किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया और हमें इसकी उन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं दी। तो उससे हमारे जो लड़के थे वो काफी गुस्साए हुए थे और आज हमने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और चक्का जाम की धमकी दी। और उसके बाद हमारी मीटिंग उनके साथ हुई, आलूवालिया जी के साथ हुई। और मीटिंग के बाद फिर हमें 16 जून की जो है तारीख दी गई है। हमारा प्रयास था कि हम थोड़ा दबाव इन पर बरतें कि ये 6, 7, 8 तारीख को मिल जाए। हिंदू शिमला में भी नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद छुट्टियां हैं और 13, 14, 15 को राष्ट्रपति का दौरा है शिमला का। तो इस वजह से फिर हमें 16 तारीख की डेट मिली है और हमारा प्रयास है कि 16 तारीख को माननीय रोंगटा जी भी इस मीटिंग में होंगे और फिर देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल के आता है। अब पंकज जी, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आप लगातार इतने 270 दिन से प्रोग्राम, मतलब ये पूरा धरना प्रोग्राम चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं, चाहे वो एसके रोंगटा साहब हो या और भी नेता हैं एनएफपी के नेशनल लेवल के, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर सीएम साहब का रुख है काफी अच्छा है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इसमें प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि सितंबर के बाद से जब हमारा धरना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी तक तो सीएम साहब को ये पता ही नहीं था कि हिमाचल में कोई इस तरह का धरना भी चल रहा है। तो जब ये दिसंबर, जनवरी में उनके बाद नोटिस में आई तो उनका जब आमरण अनशन हमारा शुरू हुआ, जब उसको ब्रेक करने की बात आई, एक चक्का जाम हुआ था, फिर जाके कहीं ये जो सीएम साहब के नोटिस में आई। उससे पहले यहाँ ये मैं मानता हूँ कि सीएम साहब के काफी दौरे थे, काफी टूर चल रहे थे, तो उस वजह से भी शायद उनको नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें 3-4-5 महीने पता नहीं था। जब उनके नॉलेज में बात आई तो उसके बाद सीएम साहब का जो रवैया था वो बहुत ही पॉजिटिव था। वो शुरू में ही जब फर्स्ट मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि कर दो, कितने दिनों में होगा, सेक्रेटरी वेलफेयर को टाइम दिया गया तो उन्होंने कहा कि 15 दिनों में हो जाएगा, जबकि उससे पहले सेक्रेटरी वेलफेयर में 2 महीने का टाइम ले चुकी थी। 1 महीना उसके बाद चीफ सेक्रेटरी गुमराह कर चुके थे और
फिर भी उन्होंने 15 दिन कहे और वो टाइम बीत गया और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया चलती रही। जब भी हम सीएम साहब से मिलते हैं वो एक टाइम बाउंड करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर करते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है उस चीज टाल देती है। इसका से मुझे लगता है कि शायद जैसे हमारे यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं तो उन्हें ऐसा भी लगता होगा शायद ये सरकार तो कुछ टाइम बाद यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है तो जितना लंबा खींचा जाए तो खींचे। पर ये समझ नहीं आता कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रही है। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद अगर आचार संहिता लगती है तो फिर काम रुक जाएंगे, तो उसके लिए फिर आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं कि जो जल्दी से काम आपका हो पाए, या फिर आप भी आपको भी लगता है कि अब अगर इलेक्शन के बाद भी काम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये धरना अब तब तक टूटेगा नहीं जब तक हमारे एक एक आदमी को रोजगार मिल नहीं जाता, वो चाहे अगली सरकार से ही क्यों न लेना पड़े। किंतु ऐसा नहीं है, हम इसको अभी बहुत फास्ट कर देंगे मूव को अपने। अभी हमारा कोशिश है कि अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां पंजाब में होती हैं या बाकी भी स्टेट्स होती हैं, वैसे हैं तो अभी तक बातें किसी जगह से हमें कोई मदद नहीं मिली है। पर इन फ्यूचर हमारी कोशिश रहेगी कि मतलब दिल्ली से किसी तरह के निर्देश लाए जाए कि जो हमारे राज्य हैं वहां से लोग आए, हमारा इस आंदोलन में आगे इसको बढ़ाएं। बाकी 16 तारीख को अगर मीटिंग होती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि माननीय रोंगटा जी इस मीटिंग में हो। और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ हो पाता है तो हम फिर 27-28 के आसपास आमरण अनशन दोबारा से शुरू हो जाएगा। और फिर आमरण अनशन का जो स्तर है फिर वो पिछली बार फिर उन्होंने 14 दिन में एक झूठा आश्वासन देके हम कहीं धोखा हमें दिया, आमरण अनशन हमारा छुड़वाया। इस बार ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल पंकज जी, अगर रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म से अगर आपको अपने सुनने वालों को या जो आपको बाहर से सुन रहे हैं जो सपोर्ट करना चाहें, उन्हें कोई संदेश देना चाहें या उनके लिए कोई मैसेज हो, बिल्कुल यहाँ से कन्वे कर सकते हैं। जी, जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो हमें इस वक्त अगर सपोर्ट की जरूरत है तो हमें सिर्फ लोगों का यहाँ पर शिमला में प्रेजेंस चाहिए अपनी रैलियों में। उसके अलावा हम सब चीज बहुत अच्छे से चल रही है। फेडरेशन पिछले 8-9 महीनों से धरने को चला रही है। हम बहुत फाइनेंशियली भी सब बहुत अच्छा है। बस ये है कि यहाँ पर हिमाचल में एक तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण लोगों को जुड़ना मुश्किल हो जाता है और फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ है भी बहुत कम लोगों की। उस हिसाब से हम इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाते हैं कि गवर्नमेंट को हिला दिया जाए। ये तो हमारे लोग बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं, तभी थोड़े से लोग बहुत सारे लोगों की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारी जो हमेशा यही अपील रहती है शुरू से कि जब हमारी रैलियां हो उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, हमारी जो बातें हैं, हमारे यहाँ पर जो घट रहा है वो तो आप लोग उसको कवर करते ही हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। किंतु बस लोगों से इतनी अपील है कि एटलीस्ट जो हमारे नियरेस्ट स्टेट्स के लोग हैं, जब हमारी रैलियां होती हैं और वो हर ग्रुप में डाला जाता है, उसको आपके रेडियो उड़ान के ग्रुप में भी अपडेट करते हैं, तो उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़े और हमारी मदद करें, हमारी रैली को कामयाब बनाएं। जी, जो लोग आपकी मदद करना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से? जी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8988341042। मैं फिर से दोहरा दूं 8988341042। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं शोभू राम जी, उनका मोबाइल नंबर है 9418350970। मैं एक बार फिर दोहरा दूं 9418350970। जी, तो ये नंबर्स हैं लिसनर्स के लिए जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनके साथ भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पंकज जी, पूरी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज जो अपनी पूरी अपडेट हमको दे रहे थे शिमला से। चलिए, वक्त हो गया मेरे जाने का। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आएगा और लिसनर्स वो निराश ना हो जो यहाँ से अब जो अपडेट लेना चाहते थे। जॉब अलर्ट्स हमारे पास हैं और डेट्स अभी हैं, आप चिंता ना करें। कोई भी ऐसा जॉब अलर्ट आज मिस नहीं हुआ जिसके डेट निकल जाएगी। तो नेक्स्ट वीक हम आपको जल्दी से जॉब अलर्ट जरूर देंगे। और बहरहाल अब क्योंकि नेक्स्ट शो बिल्कुल रेडी है, तो चलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय। उम्मीद के इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक ठीक 9 बजे आपके साथ इसी शो में कम्युनिटी कलर सीजन 2 में आपके साथ होगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।